लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी के मामले में इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर राहगीरों को अगवा करके जबरदस्ती गुर्दा निकालते थे। आमिर नामी शख्स का गुर्दा गैर मुल्की शहरी को फरोख्त किया गया। इसको डरा धमकाकर 1 लाख रुपए गुर्दे के इफ्स दिए गए, जबकि इन्हीं डॉक्टरों ने कलमा चौक की रिहायशी रोशनी नामी खातून का गुर्दा खरीद कर ओमान की शहरी खातून को दे डाला। दूसरी जानिब FIA ने कार्रवाई करते हुए गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी करने वाले प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर फवाद और रेगुलर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अल्तमिश को हिरासत में ले लिया। गुर्दों के गैर कानूनी नेटवर्क में मजीद डॉक्टर्स के शामिल होने का भी इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब नजम शाह ने कहा, इन डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। महकमा सेहत की जानिब से भी जनरल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में भी तहकीकात की जाएंगी। FIA ने गिरफ्तार डॉक्टरों से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया है और मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए निजी हाउसिंग सोसाइटी के एक घर पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पेवंदकारी करने वाले 2 डॉक्टर्स समेत 10 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार डॉक्टरों से तफ्तीश का अमल जारी है और इस गिरोह में शामिल मजीद डॉक्टरों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार डॉक्टर्स के असासाजात की भी तफसीलात जमा की जा रही हैं। गैर मुल्की गुर्दों की पेवंदकारी के लिए किस तरह पाकिस्तान आए और इन्हें किसने यहाँ स्पॉन्सर किया, इसकी भी इंक्वायरी की जा रही है। निजी क्लिनिक में जिन 2 शहरियों के गुर्दे निकाले गए, उन्होंने इंकशाफ किया है कि डॉक्टरों ने डरा धमकाकर उनके गुर्दे निकाले। उनमें से खातून को 1,30,000 जबकि कान्हा के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर को 1 लाख रुपए देने के मामलात तय पाए थे, जो उन्हें अदा नहीं किए गए। पुलिस और इंतजामिया के बुलंदोबांग दावों के बावजूद इंसानी गुर्दों का गैर कानूनी कारोबार करने वाला गिरोह बदस्तूर मुतहर्रिक है। पिछले 7 साल के दौरान 214 अफराद के गुर्दे निकाल कर फरोख्त किए गए, जिनमें से 15 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। लाहौर के मुख्तलिफ थानों और सूबे भर में 7 साल के दौरान लोगों के अगवा करके गुर्दे निकाल कर फरोख्त करने, इंसानी गुर्दा खरीदने और दीगर संगीन नोयत के 49 मुकदमात हुए, लेकिन किसी भी बाअसर मुलजिम को अभी तक सजा नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराद निज़ाम। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद ख़ान मेयो मौजूद हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते एक इंतहाई अहम कार्रवाई अमल में लाई गई लाहौर के इलाके मुल्तान रोड निजी सोसाइटी में, और तमाम तर जो कार्रवाई थी उसमें जितने भी FIA के एहलकार थे उनको लीड कर रहे थे जमील अहमद ख़ान, डिप्टी डायरेक्टर FIA। हम इनसे इस कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि इस कार्रवाई में गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी का काम किया जा रहा था। इस दौरान 6 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि एक निजी लैब और ऑपरेशन थिएटर भी बरामद हुआ है और मुख्तलिफ औजार हैं जिनके ज़रिए गुर्दों की पेवंदकारी का घिनौना कारोबार जारी था। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सर, ये बताएं कि कैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली और कैसे कार्रवाई अमल में लाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर बात करने का मौका दिया। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से थी, लेकिन यह खसूसी कावश और कोशिश थी चौधरी निसार अली ख़ान वफाकी वज़ीर दाखिला का, जिन्होंने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी एक्ट 2010 को FIA के शेड्यूल पे रवां साल 31 मार्च को प्लेस किया। उससे पहले FIA का इस हवाले से गुर्दों की पेवंदकारी के हवाले से या अज़ा की पेवंदकारी के हवाले से कोई इख्तियार FIA का नहीं था। तो वो 31 मार्च के बाद डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी और ताकीद की कि फ़ील्ड में सोर्सेज़ को डिप्यूट किया जाए और इस हीनियस रैकेट में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, एजेंट्स हैं, सब एजेंट्स हैं, पैरामेडिक्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनका सुराग लगाया जाए और उनकी मॉनिटरिंग और सर्विलेंस और उनकी प्रॉपर रेकी की जाए ताकि उनको रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो इस रेड के पस मंज़र में शब रोज़ की 1.5-2 माह की मेहनत शामिल थी, और जब हमें इंश्योर हो गया कि ये फ़लाँ इलाके और फ़लाँ घर में या ऑपरेशन थिएटर इन प्लेस है और इस दिन इस वक्त इन्होंने ऑपरेशन करना है, तो हमने अपने रेड प्लान को हतमी शक्ल दी। तो ये जो आप जिस रेड का जिक्र कर रहे हैं, उस रेड में हमने 6 अफराद को मौके से गिरफ़्तार किया, जिनमें 4 जो थे 2 पैरामेडिक्स के लोग थे, 2 डॉक्टर्स थे। डॉक्टर जो था डॉक्टर फवाद मुमताज़ ख़ान, जो कि जनरल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी है और इसकी स्पेशलिटी जो है वो प्लास्टिक सर्जन है ये। दूसरे डॉक्टर अल्तमश खरल, जो कि YDA के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, ये भी जनरल हॉस्पिटल लाहौर में ही ऑफिसर हैं। एनेस्थीसिया वाले ने 2 डोनर और 2 रेसिपिएंट्स उनको एनेस्थीसिया दिया था
और जो प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान थे, इन्होंने 2 पाकिस्तानी डोनर्स आमर और नाहिद अख्तर के गुर्दे निकाले थे, और ऑनवर्ड जो ओमानी नेशनल थे जिनमें मुनीरा और ईसा शामिल थे, उनको इसने ट्रांसप्लांट करना था। तो हमारे पहुंचने से पहले, यानी जब हमने अपनी रेडिंग पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया था कि एक अवलीन पार्टी जाएगी, वहाँ पे पहुँच के वो हालात का जायज़ा लेगी और फिर एंट्रेंस करेगी। तो पहली जब पार्टी हमारी पहुंची तो उस वक्त ये आमर जो कि रक्षा ड्राइवर है और काना का रहायशी है, उसका गुर्दा ये निकाल चुके थे और उसको इन्होंने ज़मीन पे लिटाया हुआ था, और वो गुर्दा एक फॉरेन नेशनल में ये ट्रांसप्लांट कामयाबी से कर चुके थे, जिसका नाम ईसा था, जो कि ओमानी नेशनल था। दूसरा गुर्दा इन्होंने पाकिस्तानी जो खातून थी नाहिद अख्तर, जो कि बेसिकली ननकाना साहब की रहने वाली हैं, उनको ट्रैप करके यहाँ लाए थे, उसका गुर्दा निकाल चुके थे। लेकिन जो ओमानी खातून में ऑनवर्ड ट्रांसप्लांट करना था, उस प्रोसेस में वो ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था, चूँकि ओमानी खातून को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो ख़तरा था। तो जब हमारी रेडिंग पार्टी पहुंची तो हमने देखा कि ये चारों जो लोग हैं, 2 डोनर्स जो कि पाकिस्तानी हैं और 2 रेसिपिएंट्स जो कि ओमानी नेशनल हैं, इन चारों की ज़िंदगी जो थी वो इंतहाई ख़तरे में थी। चूँकि वहाँ पे कोई प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट ना तो लैब हो सकती है ना थी, चूँकि वो एक ड्राइंग रूम था घर का, और वहाँ पे बस इन्होंने बेड लगाए हुए थे और कोई 1-2 मशीनें थीं, और प्रॉपर जो इसके लिए एनवायरनमेंट होता है ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा सेंसिटिव नेचर का होता है। एक सवाल करना चाहूँगा आपसे ऐड कि जब ये प्रोफेशनल नहीं थे और इनकी फील्ड नहीं थी, तो फिर ये कैसे और कितने अरसे से इस काम में मुलव्विस थे? ये डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान तो तकरीबन 1 दहाई से इस घिनौने धंधे में मुलव्वस है, और डॉक्टर जो मोहम्मद अल्तमश खरल है, जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, ये भी गुज़श्ता 2-3 साल से इस घिनौने धंधे में मुलव्वस है। चूँकि ये ग्रेडी लोग हैं, इनका मकसद इंसान जो डॉक्टर्स की एथिक्स हैं वो तो इनमें है नहीं, ये तो ग्रेडी लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, पैसे के लिए, मनी मिंटिंग के लिए। ये स्पेशलिटी तो क्या, ये इनको तो जो ये कर रहे थे वो तो एक ऐसा मंजर था जो कि जैसे कि स्लाटर हाउस होता है। तो वहाँ पे जब उन चारों हमने मरीज़ों की हालत को देखा तो उस वक्त एक लम्हा फ़िक्रिया था कि इनको कहीं किसी की डेथ वाक़या ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो अव्वलीन जो उस वक्त ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि फिलफौर इनको किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो डॉक्टर असद असलम साहब जो कि वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के, उनको रिक्वेस्ट मैंने की और उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ एम्बुलेंसेज अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इन चारों लोगों को FIA के हमरा इनको हमने शिफ्ट किया मेयो हॉस्पिटल में, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अब रोबाए सेहत हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं। और ये बड़ा एक नाजुक मौका था कि वहाँ पे खुदा न खास्ता, चूँकि ये तो ऐसे ज़िबा कर रहे थे जिस तरह के किसी जानवर को ज़िबा किया जा रहा था। उनको कितने पैसे का फ़ायदा होता था? जो देने वाला गुर्दा था उसको कितने पैसे पे किए जाते थे और जिसको लगाते थे उससे कितने पैसे लेते थे? जो हमारे पाकिस्तानी डोनर्स हैं उनको तो ये जो तरगीब देते थे, लालच देते थे, वो तो तमा 2 लाख से 1.5 लाख से या लाख रुपए से ज़्यादा नहीं था। ये डोनर की डिपेंडिंग अपॉन द बारगेनिंग जो ये देते थे, तो बसा औकात वो भी नहीं देते थे। अब ये 2 डोनर जिनके ये गुर्दे निकाल चुके थे वो उनको इन्होंने 1 रुपया भी पे नहीं किया था कि जी बाद में पे करेंगे, और बाद में ये कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं भी देते। और लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उनसे तो डोनर्स जो हैं वो कहीं अपनी कंप्लेन नहीं करते, जिस तरह FIA है, पुलिस है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनमें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डोनर्स ने अपनी कंप्लेन की हो कि मेरे साथ ये मसला हुआ है? नहीं, डोनर्स की कंप्लेंट्स आती रही हैं और डोनर्स को ये कुछ ना कुछ अदायगी कर देते हैं। तो डोनर्स की एक तो वो किस्म है जो कि पैसे के लालच में अपनी मजबूरी और गुर्बत और इफलास की वजह से वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। एक किस्म डोनर्स की दूसरी भी है कि जिनको इल्म ही नहीं होता, उनको ये कहते हैं जी आपका वैसे थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करवाना है, बेहोश करके लेके चले जाते हैं। जो एबनॉर्मल लोग हमारी सोसाइटी में हैं, पार्कों में मजदूर तबका लेटा होता है, उन लोगों को तो ये बेहोश करके वैसे ही ले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। और गुर्दे निकालने के बाद उनको फिर थोड़ी सी पोस्ट मेडिकल सर्जरी ट्रीटमेंट करने के बाद किसी नामालूम जगह पर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं। तो बाकी जिनकी कॉन्सेंट से आते हैं उनसे जो एग्रीड अमाउंट होती है वो भी नहीं पे करते, लेकिन थोड़ा बहुत ये देते हैं, जिसकी रेंज जो एग्रीड अमाउंट है वो लाख, सवा लाख रुपए तक है। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं जो जिनको ये गुर्दा ऑनवर्ड ट्रांसप्लांट होता है, उनके ये 6 से 7 मिलियन चार्ज करते हैं। जिन लोगों से अभी हमने मौके पे जो गिरफ़्तार किए हैं उनसे हमें पता चला है। मार्केट में वैसे रेट जो है ये 10 मिलियन तक भी है, यानी करोड़ रुपए तक भी ये चार्ज करते हैं।
तो ये बहुत मोस्ट प्रॉफिटेबल एक घिनौना धंधा है। बदकिस्मती से जो हमारे मसीहा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कि एक मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं, अपनी ज़ाती लालच, तमा और ग्रीड की वजह से वो इंसानियत से गिर के, अखलाकी गिरावट से गिर के वो पैसों के लिए इंसानी जानों से खेल रहे हैं। तो अब जो मुल्ज़िमान हैं 6 जिनको आपने गिरफ़्तार किया, इनका अब कितने दिनों तक रिमांड पे हैं आपके पास? और दूसरा ये बताइएगा कि इनके अलावा भी कोई और इनके साथी मौजूद हैं इस काम में? जी, दौरान तफ्तीश हमें पता चला कि इनके साथ और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, और वो डॉक्टर्स जो हैं वो लाहौर में ऑपरेट करते हैं, पूरे पंजाब में ऑपरेट करते हैं, पेशावर में ऑपरेट करते हैं, और बिलखसूस इनका लिए टारगेट एरिया जो होता है वो आज़ाद कश्मीर का मीरपुर और चक सवारी इलाका एक है, वहाँ पे गांव है जो कि 50 किलोमीटर मीरपुर से आगे है। वहाँ पे चूँकि जो ये लॉ बना है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी 2010 अमेंडेड 2012, इसका इतलाक़ वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए इनके लिए वो बड़ी महफूज जगह होती है कि कानूनी तौर पे ये किसी गिरफ्त पे बच जाएं। तो ये वहाँ पे लोगों को ट्रैप यहाँ करते हैं और फिर यहाँ से डोनर और डोनी को अरेंज करके ये मोस्टली वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहाँ पे ये, लेकिन अगेन रेंटेड हाउस होते हैं इनके पास। महीना 2 महीने एक घर ले लिया, उसमें ऑपरेशन थिएटर, सो कॉल्ड ऑपरेशन थिएटर इन्होंने प्लेस कर दिया। उसके बाद वहाँ पे ऑपरेशन किए, दिन में ये 3, 4, 5, 6 तक ऑपरेशन कर जाते हैं। तो रोज़ के कितने पैसे अर्न कर लेते हैं? ये आपके सामने है कि ये लोकल से 20, 25, 30 लाख रुपए लेते हैं, फॉरेनर से 6 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक चार्ज करते हैं। तो लोग इनकी बातों में आ कैसे जाते हैं? उसकी रीज़न है, जो लोकल की तो मजबूरी है। कानूनी तौर पे लोकल के लिए ऐसा है कि ब्लड रिलेशन का बंदा हो तो वो डोनेट कर सकता है और उसकी कॉन्सेंट हो। तो हमारे यहाँ ये रिवाज बहुत कम है कि हम अपने गुर्दों को डोनेट करें, और हम अपने करीबो अजीज़ व अकारब या फैमिली मेम्बर्स को भी अपना गुर्दा देना नहीं पसंद करते। और प्रायोरिटी हमारी और प्रेफरेंस शायद ये होती है कि हमें गुर्दा कीमतन मार्केट से मिल जाए। और जब कीमतन मार्केट से जब मिलते हैं तो टारगेट लोग कौन से आते हैं? इंतहाई गुर्बत व इफलास में जो शिकार और उस शिकंजे में फंसे हुए लोग हैं। जैसे आमर रिक्शा ड्राइवर था, इसकी स्टोरी बड़ी खौफनाक है कि ये रिक्शा चलाता था और किराए का इसका रिक्शा था, वो गुम हो गया। तो जो मालिक रिक्शा था उसने इसको इतना प्रेशराइज़ किया कि मेरा वो कर्ज़ा जो है उसको वागुज़ार करो, और उस कर्ज़े को वागुज़ार करने के लिए ये इस हद तक आ गया कि ट्रैप हो गया कि इसने 1,30,000 रुपये में गुर्दा देने पे तैयार हो गया। तो ये डॉक्टर फवाद और अल्तमश, इनके हाथ लोग लगते कैसे हैं? हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर इनसे प्राइवेट कांटेक्ट किया जाता है? ये बेसिकली तो इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जो डायलिसिस सेंटर हैं, जो हॉस्पिटल्स के यूरोलॉजी वार्ड हैं, पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, वहाँ पे जब किसी गुर्दे के मरीज़ को उसने डायलिसिस करवाना है या अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में या किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो वहाँ पे ये फिर कंसल्टेशन वहाँ पे लोग देते हैं, पैरामेडिक्स डॉक्टर्स देते हैं। जी आपका अब तो गुर्दा जो है वो इस काबिल नहीं है, डायलिसिस के काबिल भी नहीं है, तो इसका ऑपरेशन जो है नागुज़ीर है, तो आप नया एक ट्रांसप्लांट करवाएं। तो वहाँ पे फिर उस नेटवर्क से इनका लिंकेज होता है। वो वहाँ से इनको सीना बसीना गाइड करते हैं। वो कहते हैं जी मेरे पास तो डोनर भी नहीं है, तो फिर ये जो प्राइवेट लोग हैं वो डोनर का भी अरेंज करते हैं। उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए हैं, अपने सब एजेंट रखे हुए हैं, और फिर वो रेसिपिएंट भी जब कस्टमर आता है उसको भी अरेंज करते हैं। तो अब 2 कैटेगरीज इसमें आ गई। एक वो लोग जिनका महकमा सेहत या इस स्पेशलिटी से ताल्लुक ही नहीं है, वो प्राइवेट लोग हैं। वो डोनर भी अरेंज करते हैं, उनके पास क्लाइंट भी होता है, और फिर उन्होंने पैसा खुद तय करते हैं, और फिर एग्जीक्यूशन के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो सर्विसेज ले लेते हैं इस तरह के पैरामेडिक्स की और इस तरह के डॉक्टर्स की, जिन्होंने अपना इलीगल सेटअप बनाया होता है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बराह रास्त वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद ख़ान मौजूद हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे गैर कानूनी गुर्दों की पैबंदकारी पर। सर ये बताएं कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई हैं जो लोग गिरफ़्तार हुए थे, वहाँ से जो मटेरियल बरामद हुआ था उसके हवाले से। जी,
जो मटेरियल वहाँ पे बरामद हुआ था, ऑपरेशन थिएटर था, खून आलूदा कपड़े थे चूँकि डॉक्टर्स के, पेशेंट्स के, और ज़मीन पे भी खून था। तो हमने जो स्पेशलाइज्ड पंजाब गवर्नमेंट की एजेंसी है, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, उनके स्पेशलिस्ट को हमने मौके पे बुलाया था और जितना भी वो क्राइम सीन था उनको उन्होंने बड़ा टेक्निकली उसको सेव किया था और सिक्योर किया था। तो दूसरा हमने ये किया कि हमने मेयो हॉस्पिटल के जो स्पेशलाइज्ड यूरोलॉजिस्ट थे उनको बुलाया और वहाँ पे मौजूद जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस और ड्रग्स थी जो कि इस ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ होती हैं, उनकी उनसे हमने इन्वेंट्री बनाई, क्योंकि दे आर द स्पेशलिस्ट के हु कैन प्रिपेयर द इन्वेंट्री। तो वो हमने वहाँ पे भरपूर एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, हमने लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक की। फिर हमारे रेड के दौरान ही जो होटा के नुमाइंदे थे मोहम्मद इमरान साहब, जो कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के नुमाइंदे हैं, जो अथॉरिटी पंजाब में बनी हुई है, वो भी मौके पे थे। तो उनकी तरफ से एक फॉर्मल कंप्लेंट हमने ली और कंप्लेंट उन्होंने फर्निश की जिसमें बताया कि इलीगल सेटअप है। क्योंकि इसमें मैं आपके नाजरीन की आगाही के लिए गुजारिश करूं कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में सर्टन हॉस्पिटल्स को किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए नोटिफाई किया हुआ है। हर हॉस्पिटल जो है उसके पास ये सहूलियत दस्तियाब नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन वहाँ पे करें। जैसे लाहौर में मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूँ तो मेयो हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल जो हैं वो नोटिफाइड हैं। बाकी जितने हॉस्पिटल बाकी होंगे वहाँ पे आप ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकता, ना आप करवा सकते हैं। तो इसी तरह आपने इनके खिलाफ कार्रवाई की, गिरफ्तार किया और आप लोगों को जो भी इत्तला मौसूल हुई थी, इनके अलावा कितने को ऐसे डॉक्टर्स होंगे या फिर दूसरे फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले वो गैर कानूनी पैबंदकारी का काम, कारोबार, इस घिनौने कारोबार में मुलविस होंगे, इनका कोई इल्म होता है? जी, वो तफ्तीश इस रेड से पहले भी हमारे पास कुछ मालूमात थी और अभी भी मज़ीद मैच्योर हुई हैं, रिफ़ाइन हुई हैं, कुछ और लोग भी हैं। और ये तो कि शूतर पे मुहार की तरह काम कर रहे थे, कोई कानूनी गिरफ्त इनके को पूछने वाला नहीं था। लॉ जो बना 2010 में फॉर्मल बना, उससे पहले ऑर्डिनेंस था 2007 में, और फिर वो पंजाब को डिवॉल्व हुआ 2012 में। अमेंडेड जो लॉ है इसका होता 2012 अमेंडेड लॉ। तो चूँकि इनको इतना डर खौफ नहीं है, अगर थोड़ा बहुत खौफ किसी को होता है हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे, वो आज़ाद कश्मीर ले जाते हैं। एक डॉक्टर इनमें से जो गिरफ्तार हैं उनकी प्राइवेट लैब भी है और इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर भी एक घर में बनाया था निजी सोसाइटी में, वो उस पर भी आप लोगों ने रेड की थी। वो किस डॉक्टर का है? नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, वो एक प्राइवेट आदमी है और उसका मोहम्मद साकिब खान नाम है, लेकिन वो अपना तारुफ एज ए डॉक्टर साकिब खान करवाता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। उसने एक हीनियस रैकेट बनाया हुआ है, खुद लोग रखे हुए हैं, एजेंट्स रखे हुए हैं, सब एजेंट्स रखे हुए हैं, और उसने अपना एक थिएटर बनाया हुआ था। अब उस थिएटर के अंदर वो पेशेंट्स आते हैं, डोनर भी आते हैं, रेसिपिएंट्स भी आते हैं, और वो डॉक्टर्स को हायर कर लेता मार्केट से। तो हमारी जो डॉक्टर्स थिएटर बना था ऑपरेशन, जी किस जगह पे बना था? ये मुल्तान रोड में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी थी, उसी कुर्बत में हॉस्पिटल के बिलमुकाबिल। वो इसलिए कि जो फॉरेनर्स आए थे जिनको हमने मौके से गिरफ्तार किया, जो रेसिपिएंट थे और जो लोग डोनर्स थे, उन चारों का रिकॉर्ड हमें चाहिए था इसमें। वो हमने फिर दौरान तफ्तीश जब हमने देखा कि वो तो हार्मोन लैब से हुआ, तो वो रिकॉर्ड हमने वहाँ से कब्जे में लिया है और उनका जो डिजिटल मीडिया है वहाँ से वो डाटा रिट्रीव भी हुआ है। उसके अलावा जो डॉक्टर अल्तमश के मोबाइल की हमने फॉरेंसिक करवाई है, उस फॉरेंसिक में उसकी व्हाट्सएप पे चैटिंग वो मिली है, जिस चैटिंग में ये वाज़े तौर पे वो कहता है जी मैं फ़लाँ से करवा दूँगा, ये करवा दूँगा। चूँकि ये एनेस्थीसिया वाला है ना, तो ये इसने जाके एनेस्थीसिया देना है पेशेंट्स को। तो इसके फिर जो इस काम मार्केट में आते हैं इस इलीगल ऑर्गन ट्रेड में, तो ये एक दूसरे के साथ बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं, लिंक में होते हैं। ये भी एक इलीगल मार्केट है और उसके ग्रोह हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह हैं। तो ये किसका फ़र्ज़ बनता है कि कौन इसे ख़त्म कर सकता है, कौन चेक एंड बैलेंस कर सकता है? ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ज़्यादा काम बनता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि एक होटा एक अथॉरिटी बन गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े आसान तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसकी मॉनिटरिंग के लिए किया है। डिविजनल लेवल पे उन्होंने कमेटीज़, मॉनिटरिंग कमेटीज़ बना दी हैं, एवेल्यूशन कमेटीज़ हैं। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे भी एवेल्यूशन कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी है जिसमें स्पेशलाइज्ड लोग हैं। तो अब तो उनका ये काम है कि वो कार्रवाई करें और वो कर रहे हैं। उन्होंने कुछ FIRs भी दी हैं, पकड़ा भी उन लोगों को, लेकिन ये एक मैसिव लेवल पे फैला हुआ है, इसलिए मज़ीद ज़रूरत है इस पर काम करने की। अब FIA को इख्तियार रवां साल मार्च में मिला है, वो भी 31 मार्च को मिला है।
तो उसके बाद ये एक पहली बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आप देख रहे हैं। तो एफआई ने अपनी मदयत में मुकदमा दर्ज किया है? नहीं, इसमें जो कानूनी तकाजे हैं उसके मुताबिक कंप्लेनेंट जो है वो होटा का नुमाइंदा होना चाहिए। ठीक है। तो होटा के नुमाइंदे इमरान की मदयत में मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, इमरान की मदयत में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा मुझे ये इसमें पूछना था कि मुकदमा दर्ज हो गया जी, अब इनसे जो फर्दर कार्रवाई जो की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, इनका रिमांड कितने दिनों के लिए अभी आपके पास है? जी हमारे पास अभी 8 दिन का हो गया। कल दोबारा प्रोड्यूस करेंगे हम इनको फर्दर रिमांड के लिए, चूँकि इसमें ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। ये एक बड़ा खातून भी अरेस्ट हुई थी। जी, वो सफ़िया को हमने दौरान तफ्तीश गिरफ्तार किया था। ये सफ़िया को कहाँ से गिरफ्तार किया, किसके साथ इन्वॉल्व थी? वो डॉक्टर फवाद के साथ बराह रास्त इसकी एजेंट थी, जो कि लेडी हेल्थ विजिटर है। गवर्नमेंट जो रूरल हेल्थ सेंटर अराइयाँ रायवंड रोड पे गांव है, वहीं की रहायशी और वहीं पे वो ऑफिशियल भी है। तो हमने दौरान तफ्तीश जब पता किया तो वो इनको डोनर भी सप्लाई करती थी और कभी कभी रेसिपिएंट भी देती थी। अब वो भी इस रैकेट का एक हिस्सा थी और उसने एक जुबैदा नामी खातून थी जो कि डस्का के रहने वाली थी। उसको ट्रांसप्लांट इसने करवाया था डॉक्टर फवाद से ही, जो कि गिरफ्तार है, और उसकी बाद अज़ां डेथ हो गई थी। ये 4 माह पहले की बात है। तो जब हमें पता चला तो हमने बाकायदा वो जुबैदा के बेटे से रब्ता किया, उसको बुलाया, उसको मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश करके उसका बयान करवाया। उसने कहा जी मेरी माँ को इस तरह मारा था इन्होंने। तो जब हमारे पास वो एविडेंस आई और कुछ हम पहले से हमारे पास थी इंफॉर्मेशन सफ़िया बीबी ज़ौजा तालिब हुसैन के बारे में, तो फिर हमने उसको कल गिरफ़्तार किया। आज उसका 100 दोबारा जज साहब के सामने पेश किया और जो उसने हक़ाइक़ बताए, हमने कहा कि बेहतर है कि वो जज साहब को ख़ुद बताए। और फिर और लोगों का भी इंकशाफ किया? जी, उसने और भी इंकशाफ किया, लेकिन वो थोड़ा सा कपलस वक्त है उसको डिस्क्लोज करना, ताकि हम प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन को चला सकें। मुल्ज़िमान जो गिरफ्तार हैं आपके पास, कानून के मुताबिक इनको कितने साल सज़ा होगी, क्या कानून में जो होटा का एक्ट है, रेलेवेंट सेक्शन जो है उसके तहत 10 साल सज़ा है इसकी, खासी बड़ी सज़ा है इसकी। और जुर्माना वगैरह भी होता है? या फिर 10 लाख रुपए जुर्माना है। तो जुर्माना किस सेंस में होगा? अगर इनको सज़ा नहीं होती तो जुर्माना पे करेंगे? वो तो फिर मजाज अदालत का इख्तियार है, वो मुनासिब जो समझेंगी वो उसका इख्तियार है। हमारा तो काम है कि इनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें और जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस का प्रोसेस करें और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करके अदालत के सामने रखें, इनको चालान करें। तो लेकिन ये एक अच्छा केस है और अच्छी एडमिसिबल एविडेंस मौके से भी मिली है और टेक्निकल एविडेंस भी मिली है, फोरेंसिक एविडेंस भी मिली है। जिन लोगों के साथ जो लवाहिकीन विक्टिम हैं उनके बयानात भी हैं। तो एक अच्छा केस है, कामयाब केस है, रेड भी कामयाब है और सब्सिक्वेंटली केस भी कामयाब है। तो अब जो लवाहिकीन हैं और जो विक्टिम हैं उनको कौन सपोर्ट करेगा? किसी ने अगर जो डोनर था उसने तो डोनेट कर दिया, उसके लिए हुकूमत या FIA या इनकी जो महकमा हेल्थ है कौन उसको फैसिलिटेट करेगा? जी, वो हम फैसिलिटेट तो हमने एक FIA की तरफ से हम TV पे एक जनरल इश्तिहार देने जा रहे हैं कि तमाम, ताकि अवाम-उन्नास को ये हम आगाही दें कि जो विक्टिम है वो FIA से रब्ता करे। और अखबार में भी हम इश्तिहार देने जा रहे हैं, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा ना बचे जिसके पास ये आगाही ना हो इस इलीगल काम के बारे में, ताकि आइंदा वो एटलीस्ट इस तरह के जो ट्रैपर्स हैं उनके हाथों वो ट्रैप ना हो जाए। बाकी इनकी जो है वो ये है कि इनके जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हमें मिली हैं उनको हमने फ्रीज़ किया है, उनको अटैचमेंट के लिए लिख दिया है। इनके बैंक अकाउंट्स को हमने फ्रीज़ कर दिया है। बैंक अकाउंट्स को हमने उनका रिकॉर्ड मंगवाएंगे और फिर प्रॉपर फोरम पे, अदालत के मुनासिब फोरम पे हमारी गुजारिश होगी कि हम जो इनके प्रॉपर्टीज़ अटैच हुई हैं तो जो लवाहिकीन हैं उनकी कंपनसेशन के लिए भी वो लोग खुद अप्रोच करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। तो इस केस के बाद FIA कितनी को एक्टिव हुई है इसके ऊपर कंट्रोल करने में, चेक एंड बैलेंस करने में? मेरा ज़ाती ख्याल है कि FIA की इस कामयाब कार्रवाई से 50% इल्लीगल ऑर्गन ट्रेड ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पहले तो ये शुतर बेमुहार थे, बेखौफ व ख़तर काम कर रहे थे। अब तो इनको पता है और जब ये लोग जाएंगे तो ये एक टेस्ट केस होगा। बाकी जो इल्लीगल ऑर्गन
ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। और ये जिस तरह की आप लोगों का बहुत इसमें कलीदी रोल है कि जिस तरह आप लोगों को आगाही दे रहे हैं और लोग मुतनब्बे हो रहे हैं, बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं है। अच्छा, ये पंजाब का शहर लाहौर सबसे बड़ा है और लाहौर शहर में केस सामने आया है, एफआई ने बड़े अच्छे तरीके से कार्रवाई करके सारे मामला जो हैं वो ख़त्म किए, तफ्तीश चल रही है मुलजिमान से। लेकिन जो छोटे शहर हैं, साइड एरियाज़ हैं, उधर ये काम बहुत ज़्यादा है, उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? उस पर भी हमारी वर्किंग है और हमने अपने सोर्सेज डिप्यूट किए हुए हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप देखेंगे कि ये केस भी कंसोलिडेट होगा और बड़ा अच्छी एविडेंस की बुनियाद पे ये डेवलप होगा। और इसके अलावा भी जो होगा वो हमारी ये अब कार्रवाई जो है वो मुसलसल जारी रहेगी। ये क्रैकडाउन है और क्रैकडाउन में कोई गैप नहीं आएगा इसमें। नाज़रीन, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जमील ख़ान मौजूद हैं। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मुल्ज़िमान मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये काम वो कब से कर रहे थे। क्या नाम है आपका? फवाद। फवाद साहब, ये बताएं कि कब से काम कर रहे थे और एफआई ने कब आप लोगों को गिरफ़्तार किया? कौन सा काम? गुर्दों की पैबंदकारी। मैं नहीं करता जी, मैं गुर्दों के ट्रांसप्लांट नहीं करता। उस दिन छापा जब हुआ तो मैं तो वैसे वहाँ पे आशिक नामी आदमी से मिलने गया हुआ था और अपर स्टोरी पे बैठे हुए थे हम लोग। नीचे इन्होंने छापा मारा तो वो जो लोग कर रहे थे वो दौड़ गए, तो मरीज़ खोला हुआ था। तो मुझे एफआईए के अफसरान ने कहा जी कि मरीज़ वो खोला हुआ है तो वो बंद करो। फिर मैंने अपनी शलवार कमीज़ उतार के वहाँ से मुझे किट दी वो पहन के, तो मैंने वो मरीज़ खोला हुआ था उसको बंद किया था। अच्छा, ये बताएं करते हैं आप क्या करते हो? काम क्या करते हैं आप? मैं जी प्लास्टिक सर्जन हूँ जी। कहाँ पर? नौकरी जनरल अस्पताल में है जी। जिना अस्पताल में कितने अरसे से कर रहे हैं? प्लास्टिक सर्जन के तौर पे आप काम कर रहे हैं? जी जी। कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं 7-8 साल हो गए प्लास्टिक सर्जरी। तो आपका ये जो गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी का काम हो रहा था उसमें आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे? बिल्कुल नहीं था जी, मुझे आता ही नहीं करना जी। मेरी स्पेशलिटी नहीं है, यूरोलॉजिस्ट करते हैं जी, मैं तो स्पेशलिटी नहीं है। तो ये काम ज़्यादातर वही लोग कर रहे होते हैं जो स्पेशलाइजेशन जिनकी नहीं होती है। मेरा नहीं ख्याल कैसे करेगा? ये वही करेगा ना जिसकी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। आता ही नहीं कर रहा तो कैसे करेगा? तो इसलिए तो कर रहा है। आता नहीं तो कैसे करेगा? तो फिर आप तो कर रहे थे ना? नहीं जी, नहीं बताया मैंने, सिर्फ मरीज बंद ये किया। तो आप बता रहे हैं ना, जो तफ्तीश करने वाले हैं जिन्होंने पकड़ा है वो कह रहे हैं कि आप भी इन्वॉल्व हैं। उनसे पूछिए कुछ। उन्होंने तो यही बताया। जो वो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी जो करने वाला कोई गैर कानूनी काम करने वाला है वो कभी खुद से नहीं कहेगा कि यार ये मैं काम कर रहा था और जब मुझे पुलिस ने पकड़ा, एफआईए ने पकड़ा, किसी और कानून नाफिज करने एहलकार ने पकड़ा, वो कहता है कि मैं ये तो काम कर ही रहा था, मैं वहाँ पे मौजूद था। वैसे जी मैंने बताया मैं नहीं करता ये जी। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा कोई नहीं है जी मेरा। ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी जो वाइफ है उनको भी गिरफ्तार किया है। पता नहीं जी, मुझे नहीं पता। कहाँ रहते हैं आप? बहरिया टाउन में जी। बहरिया टाउन में कितने अरसे से रह रहे हैं? 3 साल से जी। 3 साल से? तो वहाँ पे आपका कोई निजी ऑपरेशन थिएटर भी चल रहा था? नहीं जी, कोई नहीं जी। वो किसका चल रहा था फिर? पता नहीं जी, मुझे नहीं मालूम। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आके भूल गए या पहले से भूले हुए थे? यहाँ आके पता चल रही है। यहाँ पे आके पता चली हैं? इससे पहले नहीं पता थी? नहीं जी। क्यों? बताया नहीं पता जी मुझे। काम तो आप ही कर रहे थे। बताया जो काम कर रहे थे वो चले गए थे वहाँ से जी। तो परसों जिस निजी सोसाइटी में जहाँ आपने बताया बहरिया टाउन में आपका घर है, उस घर पे एफआईए ने रेड किया? मुझे नहीं मालूम जी। क्या एड्रेस है आपके घर का? 434 गुलबहार। 434 गुलबहार। बेगम का क्या नाम है आपकी? डॉक्टर लुबना। अच्छा, तो ये बताएं कि वो जो तफ्तीशी हैं वो कह रहे हैं कि आपका निजी जो थिएटर आपने बनाया था ऑपरेशन वो आप चला रहे थे, वो कब्ज़े में लिया है, मुख्तलिफ़ किस्म के औजार बरामद हुए हैं। मेरा तो वहाँ पे कोई थिएटर नहीं जो चलता। आपके साथ और कितने लोग थे? कोई भी नहीं। तो जब पुलिस ने एफआईए ने वहाँ पे आप रेड किया था निजी सोसाइटी में, जिस जगह पे आप पहली दफ़ा में पकड़े गए हैं, उधर आपके साथ और कितने लोग थे जिनको गिरफ़्तार किया गया था? गिरफ्तार हुए हम लोग 4 हैं जी। क्या नाम है उनके?
एक तो मैं हूँ, एक डॉक्टर अल्तमश है, एक ये शहजाद और एक उमर दराज है जी। तो आपके बारे में और अल्तमश के बारे में था कि आप लोग कई अरसे से काम कर रहे थे, नहीं जी, तो वहाँ पे लोग कौन थे जो लोग उनका पैबंदकारी कर रहे थे गुर्दों की? वो कौन लोग थे और किन की जा रही थी? ये तो आपको पता होगा जब आप मिलने के लिए गए वहाँ पे। नहीं हमें नहीं पता, हम तो ऊपर वैसे ही बैठे हुए थे, नीचे कहीं अगर हो रहा था तो हमें नहीं मालूम था। ये तो जब इन लोगों का वहाँ पे रेड हुआ तो उसके बाद हमें पता चला ये मामला का। तो फिर अब क्या कहते हैं लोग जब आप इन्वॉल्व ही नहीं है किसी चीज़ में? अभी देखिए नहीं, मामला चल रहे हैं, अल्लाह मेहरबानी करेगा। क्या नाम है आपका? शहजाद। क्या करते हो? सर मैं सफाई करता हूँ। क्या करते हो? सफाई करता हूँ, कहाँ पर? उसी कोठी में कर रहा था सफाई। किस कोठी में? तो EME में। EME में? कितने अरसे से वहाँ पे काम कर रहे थे? मैं तकरीबन 1 माह हो गया। तो आपको नहीं पता था यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं सर, मैं ना जब इधर घर गया हूँ ना, तो उधर के ना चौकीदार ने मुझे कहा कि ऊपर चले जाओ। तो मैं सर ऊपर चला गया तो कहता नीचे साहब की ना फैमिली आई हुई है। तो सर मैं ऊपर ही रहा हूँ काफ़ी देर। सारा दिन वहीं पे रहते थे कि कितना टाइम गुजारते थे उस घर में? सर सफाई करके आ जाता था, लेकिन उस दिन ना मैं काफ़ी, उसने मुझे नीचे नहीं आने दिया उस दिन। कहता साहब की फैमिली चले जाएगी फिर आप नीचे आना। तो पूरे घर की सफाई करते थे आप? जी पूरे घर की सफाई। आंखें बंद करके सफाई करते थे? नहीं सर। तो फिर आपको पता ही नहीं था 1 महीने से उधर हो, और FIA के जो एहलकार हैं वो कहते हैं काफ़ी अरसे से वहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा था, जिनको पकड़ा है वो कई अरसे से इस कारोबार में मुलविस थे। नहीं सर, पहले उधर कुछ भी नहीं था। उसी दिन ही पता नहीं मुझे बताया, मुझे नीचे नहीं आने दिया उन्होंने उस दिन। कहाँ के रिहायशी हो? मैं गुजरात का। गुजरात के? यहाँ पे कहाँ रहते हो? घर वाले भी यहाँ पे रहते हैं कि नहीं? नहीं, घर वाले नहीं रहते। तो अब क्या कह रहे हैं, मुलजिम हैं आप? तो क्या तफ्तीश हुई है अभी तक? अब तक सर पता नहीं, उनको पता सर। आपसे आपसे कुछ नहीं पूछा गया? पूछा गया सर, यही बताया। आपका नाम क्या है? उमर दराज। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर साहब के साथ आया था, ड्राइवर था डॉक्टर साहब, कौन से डॉक्टर साहब के साथ? डॉक्टर फवाद के साथ। तो आपको किस तरह पकड़ा, क्या कर रहे थे आप? सर मैं उस वक्त ना TV लॉन में बैठा था जी। तो हमें नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ कुछ बंदों को मिलना है, तो उसके बाद वापस जाते हैं घर। तो अचानक ही ना वो हालचाल से मच गई, हमें नहीं पता। डॉक्टर साहब ऊपर बैठे थे, मैं इनको एक दफ़ा चावल देने गया, पानी देने गया। तो जब हम नीचे आए ना तो काफ़ी लोग जमा हो गए थे ना नीचे। तो फिर हमें पता चला कि यहाँ अंदर क्या चल रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब को और मुझे, जो लोग वहाँ पे गए थे ना, आप मूवी में देखें, थोड़ा सा उसको गौर करें कि इससे पहले हम कहाँ हैं, किन कपड़ों में, क्या हैं क्या नहीं है। तो उन लोगों ने हमें कहा कि आप प्लीज़ इसको, डॉक्टर साहब से कहा कि आप इसको बंद करें, इस ऑपरेट को जो खुला पड़ा है ना मरीज़, आप इसको बंद करें। और मुझे उनके साथ कहा कि आप इनकी हेल्प करें जी। तो फिर आपने क्या किया? तो मैंने डॉक्टर साहब के साथ खड़ा होकर जितना मुझे कुछ आता था मैंने काम करवाया। क्या किया? आपको क्या आता था? मतलब डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के खड़े हो, तो डॉक्टर साहब ने फिर उसको बंद कर दिया, ब्लीड कर रहा था। अच्छा, तो फिर ख़त्म, फिर क्या जी। अच्छा आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आप किससे मिलने के लिए गए थे वहाँ पे? मैंने पहले अर्ज़ की कि आशिक नामी एक साहब थे वहाँ से, उससे तो वो किधर आशिक नामी साहब की? वो दौड़ गया उस वक्त जब रेड हुआ। जैसी रेड हुई वो दौड़ गया, तो आप नहीं दौड़ सके? हम ऊपर बैठे हुए थे, हमें पता ही नहीं चला नीचे ही हुआ। नहीं तो आशिक भी तो आपके साथ ही बैठा हुआ था। नहीं, उस वक्त नीचे आ गया हुआ था। आप अकेले ऊपर बैठे हुए थे? नहीं, हम तीनों चारों ऊपर बैठे हुए थे जी, कौन तीनों चारों? जो आपके सामने है। ये तीनों हाँ जी, आपके साथ ही थे? जी जी। ये तो भाई कह रहा है कि वो चला गया था। तो कभी आ जा रहा था, मेरी चूँकि टांग ख़राब है, मैं तो ऊपर से जल्दी चल भी नहीं सकता ना, इसलिए ऊपर ही बैठा हुआ था। तो आपकी कोई प्राइवेट लेबॉर्ट्री भी चल रही थी? नहीं, तो प्राइवेट लेबॉर्ट्री नहीं। कोई प्राइवेट लेबॉर्ट्री नहीं थी आपकी? आपसे सुन रहा हूँ। मेरे से सुन रहे हैं आप? तो किसकी है प्राइवेट लेबॉर्ट्री? प्राइवेट लेबॉर्ट्री तो बहुत से लोगों की है। आपकी नहीं है? सुना है मैंने कि आपकी भी है। मैंने भी आपसे सुना है जी। तो डॉक्टर अल्तमश जो हैं उनकी भी कोई प्राइवेट लेबॉर्ट्री वगैरह? मैंने तो नहीं सुना। वो उनको आप कब से जानते हैं? उस दिन पहले दिन मिले हैं। पहले दिन मिले आप? इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी आपकी? नहीं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अल्तमश मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका एक तो ओहदा क्या है? सर मेरा इस वक्त कोई ओहदा नहीं,
और मैं अपने आप को, जब तक मैं कानून की गिरफ्त के अंदर हूँ और किसी गलत जगह के ऊपर पाया गया हूँ, मैं अपने आप को डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझता। जब तक कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता, मेरे ख़्याल से मैं आई डू नॉट थिंक कि ये कोई किसी भी किस्म का ओहदा मुझे ये तो अभी आप मुलजिम बने ना, इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे, किस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, आपका डेजिक क्या था? देखिए, मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर काम करता हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड माई ट्रेनिंग इन एनेस्थीसिया। आप YDA के कोई जनरल सेक्रेटरी भी हैं? मैंने वही बात की, YDA और मेरी तंजीम को आप बीच में ना लेकर आएँ। मेरी वजह से मेरी तंजीम डीफेम हो रही है। जो कुछ भी है, जैसा भी है, एक गलत बंदा गलत जगह के ऊपर गलत टाइम के ऊपर पाया जाता है और इसका ब्लेम तंजीम के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं अपने आप को एक्स जनरल सेक्रेटरी YDA पंजाब / सस्पेंडेड जनरल सेक्रेटरी YDA पंजाब समझता हूँ। तो ये तो आपकी अच्छी बात है कि आपने अपने आप को ये खुद से जाहिर किया, लेकिन आपने डॉक्टरी कब शुरू की और कैसे इस काम में आए? देखें जी, इस काम के अंदर आना ना आना ये एक इस तरह का क्वेश्चन है कि आपने मेरे सवाल किया कि इस काम के अंदर आप कब से आए। मैं इस काम का हिस्सा हूँ ही। रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम। द कोर्ट विल डिसाइड, टाइम विल बी द बेस्ट जज। कोर्ट डिसाइड करेगा, मेरी सारे फोरेंसिक एनालिसिस डिसाइड करेंगे, मेरी इंटेरोगेशन जो कि मैंने मैक्सिमम कोऑपरेट किया है FIA के साथ, एंड देव बीन ओपन टू डिस्कशंस, ओपन टू एवरीथिंग। तो आप समझते हैं कि आपको किसी ने फंसाया है? देखिए, मैं कतअन इस बात के ऊपर अभी कमेंट नहीं करना चाहता। मैं केस जो है फ़ाइट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ये सर्जरी हो रही थी। मैं एक ही बात करता हूँ कि कोई भी चीज़, अगर मैं ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद हूँ, मैं फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ, तो नीचे क्या होता है वो बंदे को पता नहीं लगता, क्योंकि लोगों के घरों में फैमिलीज ऊपर भी रहती हैं। अच्छा, आप और फवाद और दीगर जो साथी आप लोग साथ वहाँ से पकड़े गए हैं, उन सब का ये कहना है कि वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे और वो किसी दोस्त से मिलने के लिए गए हुए थे। तो क्या आप लोगों को नहीं पता था कि नीचे क्या काम हो रहा है? और FIA ने जब रेड की तो वो असल लोग किधर गए, असल मुलजिमान कौन है? असल मुलजिमान के बारे में मैं इस वक्त कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये चीज़ इदारे के अलावा किसी को डिस्क्लोज़ करूँ तो उनको पकड़ने में कोई मुश्किल ना हो, नंबर 1। नंबर 2 कि वो एक इस तरह की जगह है कि जहाँ पर किसी के शायद वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता एज अ डॉक्टर कि यहाँ पर किसी का टांका भी लगाया जा सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इस बात की समझ कभी कभी ख़ुद भी आ जाती है कि पता नहीं उस घर के अंदर कैसे काम हो रहा तो था। बतौर डॉक्टर आप क्या समझते हैं कि जो काम हो रहा था जब आप लोगों को FIA ने गिरफ़्तार किया, उस जगह से आप लोग तो मिलने के लिए गए थे, तो ये काम सही हो रहा था कि गलत? दिस इज़ एन एब्सोल्यूट हीनियस क्राइम, हीनियस। मगर मेरे जैसे बंदे के लिए एक ऐसा सबक है कि ये बात मुझे समझ में लगी कि वाकई बादाम खाने से और किताबें पढ़ने से बंदा अक्लमंद नहीं होता, ठोकरें खाकर भी अक्लमंद होता है। और मेरे साथ यही हुआ है। लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना, इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए। और यही चीज़ें हैं आगे इंटेरोगेशन के अंदर। तो आई एम फुली कोऑपरेटिंग विद द FIA। आप किसी भी इनके जितने भी इनके सीनियर्स हैं, जितने भी मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब से आप एक बात ज़रूर सुनेंगे कि इसकी इंटेरोगेशन जो है वो हमें सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि डॉक्टर मसीहा जाने जाते हैं और आप इस वक्त अभी मुलजिम के तौर पर मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बुरा। इससे ज़्यादा बुरी फीलिंग किसी भी प्रोफेशनल आदमी को नहीं हो सकती। आई वुड लाइक टू रिपीट इट कि इससे ज़्यादा बुरी फीलिंग, इवन टू बी अक्यूज्ड or a suspect, what to talk of a person who has been branded with this crime. It's a very bad feeling because मेरी जितनी भी लाइफ रही है, जितना भी मेरा किसी भी किस्म का कैरियर रहा है,
थ्रू आउट एजुकेशनल कैरियर से लेके स्पोर्ट्स के कैरियर से लेकर डॉक्टरी के कैरियर से लेकर सारा कुछ। आई हैव ऑलवेज बीन अमंग्स दोज पीपल के जिन्होंने टॉप किया, जिन्होंने अपने प्रोफेशन में एक्सेल किया। मेरी एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। एनेस्थीसिया एक ऐसा फील्ड है विच इज़ अमंगस्ट द रेयरेस्ट, जो सबसे कम डॉक्टर जाते हैं वो एनेस्थीसिया में जाते हैं। ये पूरी दुनिया के स्टेटिस्टिक्स हैं। तो उसके बाद एक यकदम मसीहा 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 के बाद मेरे ख़्याल से तो ये जल्लादी है। अब वो जब आपको ये चीज़ मिलती है तो फिर आपने सिर्फ आप शैटर हो जाते हैं। अभी जो है तमाम तर जो तफ्तीश हुई है अभी तक, जो भी अफसरान ने किया, उसमें आप मुल्ज़िम ही डिक्लेयर हो रहे हैं। देखें, जितनी भी तफ्तीश है, सारा कुछ भी है, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि मैं डिक्लेयर हो रहा हूँ। मुझे किसी ने यहाँ पर डिपार्टमेंट में डिक्लेयर नहीं किया। मुझे किसी ने, हर बंदे ने इंटेरोगेशन की है। आपके साथ जो गिरफ्तार साथी हैं वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, डॉक्टर अल्तमश को पता होगा वहाँ पे क्या हो रहा है। ये उन्होंने बात कही है। डॉक्टर फवाद साहब के बारे में बात यह है कि मेरे टेलीफोन रिकॉर्ड्स, उनकी लोकेशन, मेरी लोकेशन, फोरेंसिक एनालिसिस, CDR, what not and what not, all the sophisticated analysis of the FIA will prove with the passage of time कि who is right and who is wrong। और मेरे ख़्याल से जब ये काम हो जाएगा तो अल्लाह करे कभी इस तरह हो कि यही वाली बातें रिपीट होंगी, यही वाले प्रोग्राम आपने पहले ये कहा था, आपने बाद में ये कहा। अल्लाह सुरखरू करने वाला है। मुझे किसी से, अल्लाह से नाउमीद नहीं हूँ और हिम्मत में हूँ। मेरा रब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अल्तमश मौजूद हैं और 6 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें ये भी शामिल हैं और इनका नाम जो है वो टॉप लिस्ट में टॉप पर है। सवाल ये पैदा होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, हुकूमत, FIA, दीगर कानून नाफिज करने वाले अहलकार और जो इदारे बने हुए हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो तमाम तर जो भी किसी किस्म का भी क्राइम हो रहा है पंजाब में, मुल्क में, लाहौर शहर में, और लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर है, इस जगह पर गैर कानूनी पैबंदकारी का काम जारी है और इन जैसे बहुत से डॉक्टर्स और दीगर जो लोग हैं वो इस काम में मुलव्विस हैं। हम उम्मीद करते हैं कि FIA ने जैसे एक निजी सोसाइटी में कार्रवाई करके 6 अफराद को गिरफ़्तार किया इस घिनौने काम में, मज़ीद जो भी अफराद इस घिनौने काम में मुलव्विस हैं उन तक पहुंचा जाएगा और उनको कानून के कटोरे में लाकर सज़ा दिलवाई जाएगी। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम मेज़बान फराद निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।